Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on first lesson of नागरिक शास्त्र of 10th क्लास। आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सत्ता की साझेदारी। आइए विस्तार से पढ़ें। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ भी सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार कर को आगे बढ़ाएंगे। कहने का अर्थ भी लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है भी सभी को स्वतंत्रता का अधिकार और सबको क्या है बराबरी समानता का अधिकार। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो क्या है जितनी भी जो शक्तियां हैं वो सीमित नहीं होती और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी अंग तक सीमित नहीं होती। और इसे क्या है न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। जो शक्ति होती है पावर, और इससे हमें सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जो जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं और शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक यानी थोड़े फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से क्या है नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच क्या है तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले यानी जो डच भाषा बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत क्या थे ज़्यादा थे। कहने का अर्थ है जो डच भाषा बोलते थे वो संख्या में ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। कहने का अर्थ है अभी उनके पास क्या है धन की कमी थी। धन और ताकत के मामले में वो डच भाषा बोलने वाले जो संख्या में ज़्यादा थे बहुसंख्यक वो कमज़ोर थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातियाँ मतलब भी अलग अलग जातियों के समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिहलियों का है। कहाँ श्रीलंका में, जिसे प्रमुख माना जाता है वो कौन सा सिहलियों का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है।
फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। कहने का अर्थ है जो हिंदुस्तानी तमिल हैं जो 13% वो के औपनिवेशिक काल में यानी अंग्रेजों के टाइम में काम करने के लिए बागानों में भारत से जो लाए गए हैं उन लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं और इससे उनके बीच में क्या है, लड़ाई और बढ़ सकती। कहने का अर्थ है जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों पर क्या है, ज़बरदस्ती अपनी भाषाएं थोप सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभवतः इससे देश बंट जाता है और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत है यानी ज़्यादा है और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते हैं। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी श्रीलंका में ज़्यादा संख्या का जो दबदबा है कौन सी भाषा का है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदायों के नेताओं ने कहने का अर्थ है भी श्रीलंका के अंदर जो सिंहली भाषा के हैं उनका श्रीलंका में क्या है, दबदबा है, वो बहुसंख्यक है मतलब ज़्यादा संख्या में है। और जो सिंहली समुदायों के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यता के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मतलब कहने का जो लोकतंत्र के रूप से निष्पक्ष रूप से जो निर्वाचित चुनी हुई सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल के दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। किसको? सिंहली भाषा को। और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। कहने का अर्थ है जो सिंहली भाषी थे उनको क्या है, प्राथमिकता दी जाती थी, पहल होती थी उनकी, मतलब उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण करे यानी सुरक्षा करे और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए और इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली जो सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृतियों को लेकर असंवेदनशील हैं। कहने का अर्थ है भाई इन सरकारी फैसलों के लिए जो श्रीलंकाई तमिलों ने क्या है, अपनी नाराज़गी जताई। किसके लिए? जो सिंहलियों की राजभाषा घोषित कर दी गई और उनको क्या है, प्राथमिकता दी गई और शासन को लेकर उनमें क्या है, बेगानापन बढ़ाया। कहने का अर्थ उनको क्या है, तमिलों को इसमें शासन में बेगानापन लगने लगा और जो बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली जो सारी राजनीतिक पार्टियां थी उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील थी। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देगी। कहने का अर्थ है जो श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि भी सिंहलियों का बहुसंख्यक में है, दबदबा है। अब इनके कारण क्या है, सरकार जो उनकी जो नीतियां बनाई गई हैं उन्हें समान जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो सबको लोकतंत्र में क्या है, सबको बराबर का अधिकार मिलता है। और अब तमिलों को, श्रीलंकाई तमिलों को लगता था कि अब उनको क्या जो राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं लोकतंत्र के आधार पर,
अब उनसे वंचित कर रही है और नौकरी और फ़ायदे के अन्य कामों में क्या है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। किसके साथ? श्रीलंकाई तमिलों के साथ, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध क्या है, बिगड़ते चले गए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।